Assalamu alaikum. In today's video, we are going to be discussing the structural aspect of proteins. स्ट्रक्चर कॉन्फर्मेशंस की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन किन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर, अ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड। इसके अंदर क्या होगा, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा और नंबर ऑफ अमीनो एसिड होगा और इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। आपने हर स्ट्रक्चर के साथ उसके बॉन्ड्स को याद करते जाना है या कहीं पे लिख लें ताकि आपको याद रहे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड है, सेकेंडरी में कौन सा बॉन्ड है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अ हेलिकल और फ्लैटन शीट लाइक स्ट्रक्चर है। हेलिकल अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में हो सकता है और फ्लैटन शीट लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली बीटा प्लीटेड शीट्स हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फॉर्म होता है। Next is the tertiary structure. A linear polypeptide folds into alpha helix and alpha helix fold again and again. एक लीनियर पोलीपेप्टाइड जो है वो हमारे पास फोल्ड कर जाएगा अल्फा हेलिक्स में और वो अल्फा हेलिक्स मल्टीपल टाइम्स जब हमारे पास फोल्ड करता रहेगा दैट विल फॉर्म द टर्शियरी स्ट्रक्चर। इट इज फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस। इसके अंदर ये वाली बॉन्ड्स की टाइप प्रेजेंट होगी, आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिजेस। The very last structural conformation is the quaternary structure. It is a very complex structure. सबसे ज़्यादा complex हमारे पास quaternary structure होता है. More than one globule are attached together by hydrophobic interactions. Hydrophobic interaction से multiple globules जो हैं वो एक दूसरे के साथ attached होंगे. अब मैं आपको एक डायग्राम से structural conformation मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपने ये देखा एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है, दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके अंदर मल्टीपल अमीनो एसिड्स हमारे पास किस तरीके से लिंक्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होंगे। अब जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज करेगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक हीलिक्स लाइक अपीयरेंस देगी इसको, तो हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया। दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये कैसे बनेगा, ये जो हीलिक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये मल्टीपल टाइम्स फोल्ड करते रहेंगे, फोल्ड करेंगे मल्टीपल टाइम्स तो ये हमारे पास क्या बना लेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट होंगे। फिर जब टर्शियरी स्ट्रक्चर के डिफरेंट ग्लोब्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से लिंक करेंगे तो ये हमारे पास क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अमीनो एसिड्स हमारे पास क्यों इतने सिग्निफिकेंट है, इनका सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। It is a characteristic feature of a primary structure of proteins. Primary structure of protein का characteristic feature है. It is determined by the sequence of nucleotides and DNA. हमें पता है कि जो प्रोटीन्स का सीक्वेंस है, जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, वो कौन डिटरमिन कर रहा है। प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस इज डिटरमिन्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन DNA. A point mutation can cause several defects in the body as it happens in sickle cell anemia. एक पॉइंट में भी एक अमीनो एसिड की म्यूटेशन हो जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी में, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में होता है। सिकल सेल एनीमिया इज अ हेरिडेटरी डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता है कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डोनट शेप्ड होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, डोनट शेप्ड होते हैं और उनकी ये जो शेप है दिस हेल्प्स देम टू मूव इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से रैपिडली पास करने में उनकी ये शेप उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हीमोग्लोबिन इज एन आयरन रिच प्रोटीन। हीमोग्लोबिन हमारे पास एक आयरन रिच प्रोटीन है। इट कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट है। 2 alpha chains that contain 141 amino acids and 2 beta chains that contain 146 amino acids। 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, इस तरीके से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमारे पास बन गई हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा कि हमारे पास जो सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स वो क्रीसेंट या सिकल शेप के हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम सिकल सेल एनीमिया है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप के हो जाते हैं। Abnormal hemoglobin in this case is sickle hemoglobin। और ये क्यों हो रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल नहीं है बल्कि वो एक सिकल हीमोग्लोबिन हो गई है, उसका नाम भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं रहा बल्कि उसको भी सिकल हीमोग्लोबिन कह रहे हैं। सिकल सेल्स आर स्टिकी एंड स्टिफ, स्टिकी होते हैं और स्टिफ होते हैं।
तो जब ये स्टिकी और स्टिफ हो जाएंगे तो ये इनकी जो ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट है वो मुश्किल हो जाएगी. दे टेंड टू ब्लॉक ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स. इट इज कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन बीटा ग्लोबुलिन जीन में. बीटा ग्लोबुलिन जीन के अंदर एक पॉइंट म्यूटेशन होती है in which amino acid glutamic acid is replaced by valine at position number 6. बीटा ग्लोबुलिन जीन की पोजीशन नंबर 6 के ऊपर अमाइनो एसिड जो है ग्लूटामिक एसिड वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन से. इसकी वजह से ये पॉइंट म्यूटेशन है कि एक पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है. इसकी वजह से हमारे पास सिकल सेल एनीमिया होगा, जो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स को सिकल शेप बना देगा. हीमोग्लोबिन भी सिकल्ड हो जाएगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, और उसकी वजह से ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट है ब्लड वेसल्स के अंदर दैट बिकम्स डिफिकल्ट. तो एक माइनर सी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हमारे पास इतना बड़ा डिफेक्ट बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा है. इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है वो कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है. अब ये डायग्राम देखें आप, तो ये हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये ब्लड वेसल दिखाई हुई है. ये हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये बाइकनकेव है, डोनट लाइक है, ठीक है. तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये इजीली जो है ना हमारे पास ट्रेवल कर सकता है ब्लड वेसल्स के अंदर. फिर हमारे पास ये है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, सिकल सेल के अंदर प्रेजेंट है. सिकल लाइक बन गया. जब ये सिकल लाइक हो जाएगा तो इसकी शेप से क्या होगा, इसकी शेप से ब्लड का ट्रांसपोर्ट जो है ब्लड वेसल के अंदर वो डिफिकल्ट हो जाएगी. ये यहाँ पे मेंशन्ड है सिकल सेल्स ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो. अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. What type of bond is present in the quaternary structure of proteins? A option is hydrogen bonding, B option is peptide bond, C option is hydrophobic interactions, and D option is both A and C. यानी कि hydrogen bonding and hydrophobic interactions both are responsible for the quaternary structure of proteins. Solution की अगर बात की जाए तो correct answer is C, that is hydrophobic interactions. The quaternary structure of protein is held together by hydrophobic interactions between various globules. कि जो quaternary structure होता है उसके अंदर hydrophobic interactions जो various globules होते हैं quaternary structure में उनको एक दूसरे के साथ bind करा देते हैं. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.